हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटेल में न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, न्यूक्लियस जो टॉपिक है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पेज नंबर 138, 139 और 140 पेज पे कुछ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसको हम लोग आज बहुत डिटेल में देखेंगे, एनसीईआरटी के सभी पॉइंट कवर करेंगे। अब आपने बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी लेकर बैठना है और साथ में नोटबुक भी ओपन रखनी है और हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन भी बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो दूसरा नाम है वो कैरियन होता है। और न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन ईयर 1831। बच्चों ये ईयर भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ऑर्किड रूट टिप में। देखो बच्चों, ऑर्किड प्लांट की जो रूट टिप होती है उसमें इसको डिस्कवर किया था। और ये जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को पहले इसने न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल बोला था, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्योंकि अब हम लोग न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल नहीं मानते, अभी हम लोग न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं बच्चों। डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं न्यूक्लियस को। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग बच्चों क्रोमैटिन बोल रहे हैं, क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन को डिस्कवर करने वाला फ्लेमिंग है बच्चों, फ्लेमिंग। तो क्या हुआ कि फ्लेमिंग ने एक बेसिक डाई यूज किया, जिस बेसिक डाई का नाम है एसिटोकार्माइन। क्या नाम है बच्चों उसका? एसिटोकार्माइन। इस एसिटोकार्माइन डाई का यूज किया फ्लेमिंग ने और इस क्रोमैटिन को कलर किया। इसीलिए देखो बच्चों, अगर कहीं पर कलर्ड वर्ड आएगा तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्रोमा बोला जाता है। इसीलिए, और टिन का मतलब थ्रेड होता है। ये ऐसी थ्रेड है जो क्या है बच्चों कि कलरफुल है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? कलर्ड थ्रेड बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं इसको? कलर्ड थ्रेड। दैट्स व्हाई ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है। अब देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बारे में अभी हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। और बच्चों के न्यूक्लियस ये पूरा कंट्रोलर है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये हेरिडिटी में रोल प्ले करता है। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है हैमरलिंग। और हैमरलिंग ने बच्चों एसिटाब्यूलैरिया इस अलगी पे काम किया इन्होंने। और अलगी पे काम करके ये बताया कि एसिटाब्यूलैरिया अलगी में जो कंट्रोलर है वो एक्चुअल में कौन है बच्चों? न्यूक्लियस है। उसी के बाद अब ये जो न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में बच्चों अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और एक नाम बच्चों कैरियोथिका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और एक नाम क्या है बच्चों? कैरियोथिका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियोथिका बोलेंगे, कैरियोथिका बोलेंगे। इसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म बोलेंगे। और थर्ड जो है बच्चों, इसके अंदर क्रोमैटिन होंगे, क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। और उसके अलावा इसके अंदर जो है इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियोलस होगा बच्चों। अगर इन चार स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिटेल में देख लेंगे तो हमारा न्यूक्लियस टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब ये न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मतलब हर एक सेल में जनरली एक न्यूक्लियस होता है बच्चों। हर एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है? एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन
कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। देखो, अगर एक न्यूक्लियस होता है, वन अगर न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट। उसी तरह से बच्चों अगर एक से ज्यादा मतलब दो न्यूक्लियस हैं, मतलब टू न्यूक्लियस है, तो अब इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कि ये बाय न्यूक्लिएट कंडीशन है। बाय न्यूक्लिएट कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है बच्चों? बाय न्यूक्लिएट कंडीशन है। और ऐसी बाय न्यूक्लिएट कंडीशन आपको पैरामेशियम में देखने मिलेगी बच्चों, पैरामेशियम में देखने मिलेगी। उसी तरह से कई सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में सेल के अंदर एक से मतलब ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। और ये कंडीशन आपको बच्चों देखने मिलेगी स्पेसिफिकली फाइकोमाइसिटिस अलगी में, फाइकोमाइसिटिस अलगी में मिलेगी, मसल सेल में देखने मिलेगी बच्चों, मसल सेल में देखने मिलेगी। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे तो कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको ई न्यूक्लिएटेड। और ई न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन होती है बच्चों, ये आपको दो जगह में एनसीईआरटी बता रही है। एक है मैच्योर्ड आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी, और मैच्योर्ड स्यू ट्यूब सेल, मैच्योर्ड स्यू ट्यूब सेल। तो बच्चों इनमें क्या मिलेगी आपको? ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इतनी जनरल बातें अब आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा अब हम लोग एक एक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस पे जाएंगे। तो सब में पहले बच्चों अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में देख रहे हैं। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पैरेलली रन करेंगे और कुछ देर के बाद ये जाकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो देखो बच्चों, जब ये एक दूसरे से जाकर जुड़ जाते हैं तो यहां पर इस तरह से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। देखो, ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? न्यूक्लियर पोर। अब देखो बच्चों, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इसी को बोलते हैं बच्चों आउटर कैरियोथिका। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, अब इसको बोलते हैं हम लोग इनर कैरियोथिका, इनर कैरियोथिका। और देखो बच्चों, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहां पर गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंटर न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इंटर न्यूक्लियर स्पेस। और बच्चों ये जो इंटर न्यूक्लियर स्पेस है ये कितना होता है, इस पे नीट पे क्वेश्चन आया है, और ये होता है बच्चों 10 to 50 नैनोमीटर। ये याद ही रखना है बच्चों अभी आपको, 10 to 50 नैनोमीटर। और देखो बच्चों, यहां पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां पर ये जो न्यूक्लियर पोर दिख रही है, तो अब इस न्यूक्लियर पोर से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अटैच ऐसे नहीं होता है बच्चों। ये भी एक बहुत कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहां पर एक्चुअल में एक ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर होता है। और ये ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एन्यूलस बोलते हैं बच्चों, एन्यूलस। क्या बोलेंगे इसको? एन्यूलस। और ये जो एन्यूलस होता है और ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये दोनों को मिलाकर बच्चों हम लोग, और एन्यूलस प्लस न्यूक्लियर पोर, इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बैरियर है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। बच्चों, बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है, अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनके बीच का जो बैरियर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों। इतनी बातें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो बच्चों, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर अब आगे एनसीईआरटी आपके बारे में आपको न्यूक्लियोलस के बारे में बता रही है।
एक्चुअल में इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं बच्चों, और इसके अलावा और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस। तो थोड़ा सा अभी हम लोग बच्चों न्यूक्लियोलस के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोलस को अब डिटेल में देखेंगे बच्चों। अब क्या होता है न्यूक्लियोलस, पहले देख लो इधर अच्छे से, देखो बच्चों। तो न्यूक्लियोलस जो होता है बच्चों, ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। तो ये फॉर्म होने वाला, मतलब इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है न्यूक्लियोलस। देखो बच्चों, ये अगर मैंने इस तरह से न्यूक्लियस निकाला, थोड़ा सा बड़ा निकाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसके अंदर देखो बच्चों मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल में है, आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ये है न्यूक्लियोलस। तो देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या बनते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। देखो बच्चों, ये जो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो आरआरएनए होगा बच्चों, क्या होगा, आरआरएनए होगा, और उसके साथ में प्रोटीन होंगे। तो ये जो आरआरएनए यहां पर जो बनते हैं बच्चों, वो तीन तरह के होते हैं। 28S आरआरएनए बनता है बच्चों इसमें, न्यूक्लियोलस में। उसके अलावा 18S आरआरएनए बनता है बच्चों यहां पे, और उसके अलावा 5.8S आरआरएनए बनता है। और बच्चों ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 5S आरआरएनए बनता है बच्चों, 5S आरआरएनए बनता है। तो ये जो 5S आरआरएनए है, ये बन कहां रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और फिर अंदर आएगा न्यूक्लियोलस में। और ये न्यूक्लियर पोर से होते हुए बच्चों, न्यूक्लियर पोर से होते हुए यहां पर प्रोटीन अंदर आएंगे, और प्रोटीन अंदर आने के बाद यहां पर इस तरह के सब यूनिट बनेंगे बच्चों। लार्ज सब यूनिट बनेगा और स्मॉल सब यूनिट बनेगा, लार्ज सब यूनिट बनेगा और स्मॉल सब यूनिट बनेगा, और ये सब यूनिट बनकर फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएंगे, और फिर बाहर आकर ये असेंबल हो जाएंगे बच्चों, इस तरह से बाहर आकर ये असेंबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, अब तो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 138 पे आखिरी के 2-3 लाइन में लिख रही है कि अगर कोई सेल प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर राइबोसोम की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। और राइबोसोम की क्वांटिटी अगर ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए अब ये न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होना चाहिए, या तो न्यूक्लियोलस साइज में बड़ा होना चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है, लार्ज एंड न्यूमेरस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्विंग सेल। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली जो सेल है, उसमें इनका नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा बच्चों। तो ये आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियोलस के बारे में दिया हुआ बच्चों, इतनी बात याद रखो अभी आप लोग, थैंक यू। उसके अलावा अब देखो बच्चों, उसके अलावा अब हम लोग जो देखेंगे वो है क्रोमैटिन के बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि ये जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 कंपोनेंट है बता रही है एनसीईआरटी बच्चों। एक है डीएनए, इसको जो जिस प्रोटीन से इसको रैप किया जाता है वो है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा बच्चों इसके साथ में और होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा बच्चों इसके साथ में जैसा यहां से आरएनए बन रहा है, तो आरएनए भी आपको देखने मिलेगा। ये 4 कंपोनेंट होते हैं क्रोमैटिन में, ऐसे एक्सप्लेन कर रही है एनसीईआरटी बच्चों। तो ऐसे समझो कि जो डीएनए है इसमें ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, तो जब ट्रांसक्रिप्शन चलेगा तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में जो ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम भी यहां पर प्रेजेंट होंगे। और वो एंजाइम बच्चों एक्चुअली नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और क्या है बच्चों, यहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा डीएनए और क्रोमैटिन मिलता है बच्चों। इतनी बात अब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यही क्रोमैटिन को बच्चों अगर मैं कंडेंस करता चलूं, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, इसी को अब हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। और बच्चों ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है आपको स्पेसिफिकली देखने मिलेगा, ये आपको मेटाफेज में देखने मिलेगा, मतलब सेल साइकिल, जो एक्टिवली सेल साइकिल में इन्वॉल्व होने वाली जो सेल है उसमें आपको ये देखने मिलेगा बच्चों। अब ये जो क्रोमोसोम है,
अब क्रोमोसोम को अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो क्रोमोसोम की कुछ नेमिंग, क्रोमोसोम की जो लेबलिंग मैं कुछ करता हूं बच्चों, उससे आपको और बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखो अगर बच्चों इस तरह से मैं क्रोमोसोम लिख रहा हूं, तो यहां पर आप देखो कि इसमें नथिंग बट क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ डीएनए होता है, डीएनए होता है। इसका जो ये जो एंड होता है ना बच्चों, आखिरी के एंड, इसको हम लोग टीलोमियर एंड बोलते हैं बच्चों, टीलोमियर एंड बोलेंगे। और ये जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या इसी को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे। अब देखो बच्चों कि सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सिर्फ अगर इस बेसिस पे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन किस पोजीशन पे है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, किस पोजीशन पे है, उस बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है बच्चों मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा है बच्चों सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड है बच्चों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और चौथा है बच्चों टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये 4 टाइप किस बेसिस पे किए हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये याद रखना है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा हट जाता है तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर उससे हट जाएगा ऊपर तो एक्रोसेंट्रिक, और आखिरी में टीलोसेंट्रिक। बच्चों टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन में देखने नहीं मिलते, ये माइस में हमको देखने मिलते हैं या रैट में देखने मिलते हैं। इस तरह से अब आपको क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चों मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को अगर छोड़ दोगे आप, तो बाकी के 3 क्रोमोसोम में देखो बच्चों इस तरह से क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के पोजीशन से 2 आर्म इक्वल नहीं होते हैं। तो अभी जो शॉर्ट आर्म होता है बच्चों, एक होता है शॉर्ट आर्म और एक होता है लॉन्ग आर्म। तो अभी जो शॉर्ट आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेटिट आर्म, इसीलिए इसको पी आर्म बोलते हैं बच्चों, पी आर्म। और इसको बच्चों क्यू आर्म बोलते हैं। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना है। हालांकि ये बात एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने 2017 में नीट में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। इतनी बात क्लियर अगर हो गई होगी, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कुछ क्रोमोसोम, स्पेसिफिकली मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो बच्चों मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा और एक कंस्ट्रिक्शन मिलेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर का जो डीएनए होता है बच्चों, उसको सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। और याद रखो आपकी एनसीईआरटी अब पेज नंबर 140 पे लिख रही है, पेज नंबर 140 पे लिख रही है पुरानी एनसीईआरटी में, कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये एक कांस्टेंट लोकेशन पे है बच्चों। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, कांस्टेंट लोकेशन पे। ऐसे क्यों लिख रही है कांस्टेंट लोकेशन पे, क्योंकि कांस्टेंट लोकेशन का मतलब ये बच्चों कि जैसा इन टाइप ऑफ क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वो अपनी पोजीशन बदल रहा है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलेगा बच्चों, इसीलिए कांस्टेंट लोकेशन पे है। और नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी ये बोल रही है कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए को जब हम लोग स्टेन करेंगे तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये नॉन स्टेनिंग होता है बच्चों, मतलब ये कोई भी कलर नहीं लेगा, कोई भी कलर नहीं लेगा। और बच्चों अगर आप लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को देखोगे तो एनसीईआरटी में वहां पे थोड़ा सा गलती किया हुआ है कि एनसीईआरटी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल रहा है और सैटेलाइट इकट्ठा ही बोल रहा है। एक्चुअल में नीचे जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है और ऊपर वाला जो है वो सैटेलाइट है बच्चों। तो यहां पर मैंने पूरा का पूरा आपको न्यूक्लियस परफेक्टली क्लियर किया है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात बच्चों कि ये जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, इन टाइप ऑफ क्रोमोसोम को अच्छे से आपने लिखना है और उसको ड्रॉ करना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जो डायग्राम आएगा वो एनसीईआरटी के ही क्रोमोसोम के डायग्राम से पूछा जाएगा, क्योंकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर भी थोड़ा सा डीएनए का पोर्शन बताया एनसीईआरटी ने, तो वो याद रखना लगेगा बच्चों आपको। तो आई होप ये लेक्चर अब आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अच्छा, तो अभी आपने इसको अच्छे से रीड करना है और समझने की कोशिश करना है बच्चों। थैंक यू।